Hello, Bacha Party. I am Jiten KR Shukla. My initial is JRK. And as per your demand, है ना, जो मैसेज आ रहे थे कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्वेश्चंस डिस्कस कर दो, तो आज मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बेस्ट क्वेश्चन सीरीज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें होगा क्या है कि क्वेश्चंस बेसिक लेवल से स्टार्ट होंगे और जितने डाइपोल में बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ में एक चीज और इसमें रहेगी कि किसी भी क्वेश्चन की डिमांड पर अगर कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थ्योरी भी बतानी चाहिए तो आई विल एक्सप्लेन। अब क्वेश्चन करने का पर्पस होगा फिजिक्स पार्ट, ना कि कैलकुलेशन यानी मैथ पार्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया, किस चीज पर लिया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करूँ। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे थ्योरी में क्या बोला गया था, किसी भी प्रॉब्लम को जब हम अप्रोच करेंगे तो वो कौन से बेसिक्स हैं जो हमारे माइंड में होने चाहिए। जैसे डाइपोल का मतलब हमने ये पढ़ा था कि दो चार्जेस होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं नेचर में, और मैग्नेटिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, जब हम इसका डाइपोल मोमेंट लिखते हैं तो दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और अगर इनका सेपरेशन ए हो या 2a हो, वो जो भी ले लिया जाए, उस सेपरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन में सिर्फ क्या जानना है, अपनी बेसिक लाइन का एक रिवीजन करना है कि डाइपोल में दो चार्जेस चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, नेचर में अपोजिट होने चाहिए, और जो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। बस इतनी चीज लेकर हम आगे बढ़े। अब जैसे अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर जाऊं, यहाँ लिखा हुआ है थ्री चार्जेस आर अरेंज ऑन वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन फिगर, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो अब इस कॉम्बिनेशन में हमें डाइपोल देखना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर -2q चार्ज है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, एडिटिव नेचर रखता है, तो मैं इस चार्ज को अगर -q और -q दो बार लिख दूं, यानी -q और -q को ऐड करूं तो -2q आएगा। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें बेनिफिट ये होगा कि जब मैं अपने इस चार्ज को देखता हूं +q, मुझे डाइपोल बनाने के लिए एक -q चार्ज की जरूरत है जो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर मैं इसमें से एक चार्ज को मान लूं तो ये देखिए यहाँ पर एक डाइपोल का डायरेक्शन आएगा मेरा P1 जो मैंने ऊपर की तरफ बनाया। क्यों? क्योंकि मेरा बेसिक ये कहता है कि चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हो। इसी टाइप से यहाँ पर जो बचा हुआ चार्ज था मैंने इधर ले लिया और इसको मैंने लिख दिया P2। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 होगा। अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो वो रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा। इससे दो चीजें पता चल रही हैं कि इस कॉम्बिनेशन का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन इस कॉम्बिनेशन के सेंटर की तरफ होगा। पहला तो ये मालूम पड़ा। दूसरा ये कि ये जो होगा वो हमारा नेट होगा। अब सिंपल सा ये देखो कि अगर मैं P2 की वैल्यू पूछूं तो एक -q दूसरा +q, कोई भी मैं एक चार्ज लूंगा, इन दोनों के सेपरेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों चार्जेस का सेपरेशन है a, तो यहाँ पर होगा qa। अगर मैं इसी टाइप से P1 के पास जाऊं तो वहां भी एक चार्ज q और a, क्योंकि सेपरेशन यहाँ भी a है यहाँ भी है, बिकॉज दिस इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मैंने ये देखा कि जो P1 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड qa है, P2 वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड qa है। हमने वेक्टर में क्या पढ़ा हुआ है कि इफ टू वेक्टर बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज 60, देन वी कैन राइट द रिजल्टेंट और नेट डायरेक्टली √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ P1 और P2। कोई भी लिख दो क्योंकि P1 और P2 दोनों इक्वल आए हैं, तो हम लोग यहाँ टाइम किल नहीं करेंगे, √3 लिखेंगे और P का वैल्यू क्या है, QA है। तो ये हमारा इस कॉम्बिनेशन का नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। इस प्रॉब्लम के थ्रू मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे बात की है। अब हम लोग इसी टाइप से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। पहला हमने बेसिक क्वेश्चन किया, अब मैं अच्छे से समझाता हूँ कि अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो डरने की बात नहीं है, बेसिक ही काम आते हैं। देखिए कैसे। मान लो अब मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा बनाऊं और ये बोलूं ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट है। यहाँ पर एक आर्क है जिस पर पॉजिटिव 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 चार्ज फैला हुआ है। ये चार्ज है +q
और इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है -q, ये मैंने x एक्सिस ले लिया और ये मैंने y एक्सिस ले लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट बताइए। रेडियस है इसका r, करो इसको सॉल्व। तो मेरे साथ क्वेश्चन करने का तरीका है, अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो कि इस अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट क्या आएगी। थोड़ी देर के बाद जब सॉल्व कर लो फिर इसके सोल्यूशन पे जाना। चलो हो गया ट्राई, अब देखते हैं। अब अपने आप से ये पूछो कि जब मुझे डाइपोल निकालना होता है तो हमारी जरूरत क्या होती है, मैं कैसे निकालता हूँ डाइपोल। तो डाइपोल के लिए मुझे बताया गया था कि दोनों में से कोई एक चार्ज लेना और उसके सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही ये बात हमारे दिमाग में आई, मैंने सोचा कि मेरे पास एक -q चार्ज है, दूसरा +q चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों का सेपरेशन भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है, वो रेडियस के इक्वल होगी। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसका पूरा चार्ज कॉन्सेंट्रेट है एक सिंगल पॉइंट पर दूसरा वाला चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। तो अब मैं इस -q को अगर इधर देखता हूँ तो थोड़ा सा आता है, तो किस चार्ज के साथ लूँ? बिल्कुल प्रॉब्लम तो रियल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम लोग एक काम करते हैं कि इस पूरे आर्क में से एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं और ये मानते हैं कि उसका लेंथ है dl और इसके अंदर चार्ज होगा dq। अब इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से यही खत्म कर देते हैं। टोटल चार्ज है q, कितनी लेंथ में ये फैला हुआ है? सरकमफ्रेंस है 2πr, लेकिन हमने लिया है 1/4, तुम इसको 4 से डिवाइड करोगे, ये होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी इस पूरी आर्क के 1 मीटर का चार्ज इतना है, मुझे चाहिए डीएल लेंथ का। ओके, अब मैं आगे चला, देखना चार्ज की वैल्यू लिख दो, ये 2 कैंसिल हो गए तो यहाँ पर 2 आएगा आपके लिए, ये πr आएगा। अब सोचो डीएल की वैल्यू मैं कैसे लिखूं? अगर मैं ये मानता हूं कि एक्स एक्सिस से ये एंगल थीटा है और मेरे एलिमेंट का एंगल डी थीटा है, तो डीएल का वैल्यू कई बार पड़ा हुआ है आर डी थीटा होगा, आर से आर कैंसिल होंगे, तो चार्ज की वैल्यू आ गई 2q अपॉन पाई डी थीटा। देखिए हम आगे बढ़ते चले गए, जो मैंने पकड़ा उसी को सॉल्व कर डाला, डी क्यू आ गया। अब डी क्यू तो आ गया, मुझे एक डी क्यू और चाहिए जो नेचर में अपोजिट हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये जो -q चार्ज है, मैंने ये मान लिया कि इसमें से अगर मैं छोटा सा चार्ज एक निकालूं और इस पॉइंट पर रख दूं, कितना रख दूं? -dq। ये चार्ज मैंने कहाँ से लिया है? इस q से लिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे ऊपर वाले पूरे चार्ज से dq निकाल दिया तो इसमें से dq निकाल लो। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी उसको समझो। यहाँ पर आपका चार्ज -dq रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने जो चार्ज सॉल्व किया वो +dq रखा हुआ है। जैसे ही देखोगे एकदम खुश हो जाओगे, ये कंडीशन तो मेरी बन गई जो मैंने ये पढ़ी थी। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी मुझे पता है r है, तो डाइपोल किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ये dp भी आ गया, इसका डायरेक्शन यहाँ से थीटा एंगल पर है जो हमने माना हुआ है। तो इस पॉइंट पर जब रिजल्टेंट निकालोगे तो दो कंपोनेंट भी बनाने पड़ेंगे, ये एंगल भी थीटा होगा जैसे यहाँ पे थीटा है। तो ये कितनी वैल्यू होगी? ये वैल्यू हमारी होगी dp cos थीटा और ये वाली वैल्यू होगी dp sin थीटा। बन गया पूरा। अब मुझे dp cos थीटा सॉल्व करना है, dp sin थीटा सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं सॉल्व कैसे करूं, कोई दिक्कत नहीं है, dpx सॉल्व करते हैं। dpx का मतलब डाइपोल अलोंग एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले dp का वैल्यू बताइए। dp लिखने का तरीका है दोनों चार्जेस में, इसमें और इसमें कोई एक चार्ज लिखिए और उस चार्ज का वैल्यू देखिए, ये लिखा हुआ है 2q अपॉन पाई। तो मैं यहाँ पर लेकर आया 2q अपॉन पाई इंटू डी थीटा। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? चार्ज तो लिख दिया, मुझे बीच का सेपरेशन चाहिए, वो कितना है? r, क्योंकि दोनों चार्ज r डिस्टेंस पर है। मैं dpx निकाल रहा हूं तो इसमें कंपोनेंट भी है, तो ये साथ में cos थीटा भी आएगा। लो बन गया, रेडी हो गया। 2q कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r कांस्टेंट। अब मैं लिखूंगा cos थीटा d थीटा। कहां से कहां तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। थीटा इक्वल 0 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में थीटा इक्वल 90 तक हम लोग गए हैं, पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर लिमिट लगा दो 0 से π/2। ठीक, इसी टाइप से अगर मैं टाइम बचाने के लिए आप लोगों से बोलूं dp/, बताइए, तो सेम प्रोसेस चलेगा, 2q भी आएगा, पाई भी आएगा,
आर भी आएगा, लिमिट भी कोई चेंज नहीं होगा, 0 से π/2 होगा, बस कॉस थीटा की जगह ये क्या आने वाला है, साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये 2q रहेगा, ये पाई रहेगा, ये आर रहेगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। लिमिट लगाओगे साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 90 का वैल्यू 1, 0 का वैल्यू 0, मतलब यहाँ से 1 मिलेगा। इसी टाइप से जब यहाँ पर आओगे तो ये होगा 2q अपॉन पाई आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा में लिमिट लगाओगे तो माइनस को एडजस्ट करने के लिए लिमिट को इंटरचेंज कर देना, तो पहले होगा लोअर लिमिट और बाद में होगा अपर लिमिट। यहाँ पर भी सॉल्व करोगे तो ये देख लो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी वही वैल्यू फिर से आ गई 2q अपॉन पाई इंटू आर, और ये वैल्यू हो गई y के अलोंग, ये वैल्यू हो गई x के अलोंग। इस अरेंजमेंट का कितने आराम से बेसिक को पकड़ के हमने दोनों कंपोनेंट निकाल दिए, पर हमारा आंसर तो अभी नहीं हुआ। क्यों? मुझे चाहिए नेट। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, वेक्टर पड़ा हुआ है, यहाँ px² लिखोगे, यहाँ पे py² लिखोगे, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इजिली सॉल्व करोगे। कितना आएगा 2√2 q अपॉन पाई और r, ये हो गया हमारा नेट डाइपोल। अगर इसका रिजल्टेंट एंगल पूछा जाए तो देखिए x और y दोनों कंपोनेंट सेम है, मतलब 45 डिग्री पर इसका रिजल्टेंट हमें मिलेगा। तो ये था हमारे डाइपोल मोमेंट के लिए कैसे हम बेसिक को पकड़ के बड़े से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर एक अरेंजमेंट बनाया गया है, एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों चार्ज के मिडिल जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है उसके जस्ट मिडिल पर एक प्लस क्यू चार्ज और रखा हुआ है। माइनस क्यू से और मिडिल वाले चार्ज का डिस्टेंस डी है, प्लस क्यू से ये वाला प्लस क्यू का डिस्टेंस डी है। पॉइंट पी पर यहाँ पर ये पूछा गया है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन हो, और इसमें साथ में एक चीज और दी गई है कि जो ये डिस्टेंस ए है वो इस सेपरेशन डी से बहुत बड़ी है। सेकंड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आप 2qd ले सकते हो। मतलब ये हमें हिंट दिया जा रहा है कि नीचे जो अरेंजमेंट है वो एक डाइपोल भी है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करिए, तो अगर जिस बच्चे के माइंड में इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट होगा उसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगेगा, और जो प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन से जाएगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो पहले इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात करो कि वो कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाइपोल का यूज होने जा रहा है, हम लोग उसकी बात करते हैं। देखो इसका बेसिक आता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं है तो इसको देखना है। माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज जब डाइपोल हम बनाते हैं तो वो ऐसा होता है। सबसे अच्छा है इस वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, बाद में आना सोल्यूशन पे। चलिए माइनस क्यू अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगा, और ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर होने वाला है प्लस क्यू आउटवर्ड। इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और ये बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब हम डाइपोल के लिए फील्ड कैलकुलेट करते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन पे इक्वेटोरियल पर, तो ये होती है। ये हमें एक चीज और बता रहा है कि जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो होगा लेफ्ट से राइट, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब डाइपोल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर हम एंगल की बात करेंगे तो इक्वाटोरियल पोजीशन में वो 180 डिग्री होता है, दोनों अपोजिट होते हैं। ये हम आगे भी यूज करेंगे। अब सोचो किसी बच्चे के माइंड में ये कॉन्सेप्ट था, अब वो क्या करेगा, वो देखेगा यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, और दोनों के बीच का सेपरेशन मुझे 2d दिया है। क्वेश्चन ये हिंट कर रहा है कि 2qd डाइपोल मोमेंट के इक्वल है। अगर मेरे दिमाग में ये है कि डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कोई एक चार्ज q, यस इन दोनों में से एक चार्ज लिया गया है, मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। कितनी सेपरेशन है 2d, क्या यहाँ पर है, तो जैसे ही वो इस चीज को देखेगा उसके दिमाग में आ जाएगा यार ये डाइपोल है। अगर ये डाइपोल है तो इस माइनस क्यू की वजह से और इस प्लस क्यू की वजह से ये जो पॉइंट पी होगा, ये ध्यान से देखो, इसके लिए इक्वाटोरियल पोजीशन बन जाएगा।
तो बिना सोचे वो बोलेगा इन दोनों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, यानी यहाँ पर। अब ये जो ट्रांसवर्स पोजीशन पर आई, इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना भी जरूरी है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो थी KP अपॉन RQ। अब ये R कहाँ से आएगा, तो R की बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। यहाँ R की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, ये है A, तो यहाँ पे R की जगह हम लोग A अभी से लिख दें AQ। ये KP अपॉन AQ कहाँ से आया, ये हमें याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू द डाइपोल KP अपॉन R क्यूब या AQ, K क्या है 1/4πε0। देखिए आ गया। अब दूसरा पॉइंट बचा हमारा सिर्फ ये वाला चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर, और वो कितनी होगी, KQ कितना सेपरेशन है A²। लो सॉल्व हो गया। अब ध्यान से देखो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट फील्ड कहीं यहाँ से आने वाली है। इसको अगर हम लोग पैरेललोग्राम टाइप बदल दें तो ये ऐसे होगा। अब इस क्वेश्चन में बचा क्या है, अगर मैं नेट फील्ड की तरफ जाऊं तो मुझे क्या लेना होगा, सबसे पहली वैल्यू तो ये है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो KP अपॉन A क्यूब, इसका करना होगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर वैल्यू कितनी है, ये है KQ अपॉन A², साथ में इसका क्या होगा, होल स्क्वायर करना होगा। अब सोचो अगर मैं इसको सॉल्व करना इजी बनाऊं, यहाँ A³ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर इसमें A से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ भी A से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अभी आसान हो गया। अब मैं यहाँ से K कॉमन ले सकता हूँ, बाहर आ जाएगा, अपॉन में A³ बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या रहने वाला है, देखिए यहाँ से बचेगा P² और यहाँ से रह जाएगा Q² A², साथ में A³ कॉमन चला गया। अब ये K का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0, ये होगा हमारा A³ और यहाँ पर वैल्यू होगी P², Q² और A²। ठीक, मतलब ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करना पर्पस नहीं था, हमारा पर्पस ये था कि अगर हम ये डाइपोल की ये वाली कंडीशन हमें याद रहती है तो ऐसे क्वेश्चन में सुपरपोजिशन वाले में ट्रिक लगा के हम प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैंने पूछा हुआ है कि फाइंड आउट वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ए चार्ज Q0 इज मूविंग फ्रॉम A टू B। अब देखना ये पॉइंट हमारा A है जो इस पॉइंट से 2 मीटर डिस्टेंस पर है, दूसरा पॉइंट B है जिसका इस पॉइंट इस पॉइंट O से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो बताइए वर्क डन कितना होगा A से B जाने में। अब सबसे पहले बच्चे सोचेंगे इसमें आपने E बोला, E तो कहीं है नहीं, तो E का मतलब यहाँ पर देखो मैंने एक डाइपोल बनाया हुआ है, ये डाइपोल है, डाइपोल एक्स वाली डायरेक्शन में रखा हुआ है जिसका P डाइपोल मोमेंट दिया गया है, डाइपोल है एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक चार्ज है Q0 जो A से लेकर B तक रोटेट कराया जाता है, आपको वर्क डन बताना है। और A का पोजीशन नेगेटिव एक्स वाली साइड से 53 एंगल पर है और इधर से एंगल मैंने 37 दिया हुआ है। अब सोचो इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन किया कैसे जाए, तो सारी बातें एक साथ नहीं सोचते। स्टार्टअप देखिए, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम वर्क डन निकालते हैं तो चार्ज लिखते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, इसमें तो किसी नई चीज की जरूरत नहीं है। और सोचिए चार्ज Q0 दिया हुआ है, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, फाइनल पॉइंट हम B पर जाएंगे और A पॉइंट से हम चलेंगे। तो अगर कोई मुझे फाइनल पोटेंशियल बता दे या इनिशियल पोटेंशियल A बता दे, हम वैल्यू रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब जरूरत किसकी है, इस टाइप के प्रॉब्लम में बच्चों के पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जरूरत आ गई, चलिए मैं यहाँ पे देखिए जल्दी से बता देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताऊं कि ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है P, इसका ये डायरेक्शन है, मैं यहाँ पर एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ कोई भी, मान लेते हैं कि यहाँ पर Q कोई पॉइंट है, इस डाइपोल की मिडिल पोजीशन से मैं R डिस्टेंस पर जाता हूँ थीटा एंगल पर, और यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि पोटेंशियल कितना होगा, किस पॉइंट पर, Q पॉइंट पर। तो कैसे याद रखोगे, ये थीटा एंगल है, तो अगर मैं इस डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट बनाऊं तो यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा P cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर बनेगा P sin थीटा। अब बच्चों ये देखो कि जनरल फॉर्मूले सारे बच्चों को याद होते हैं क्या, अगर डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए तो वो वैल्यू कितनी होती है,
सारे बच्चे जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन पर अगर पोटेंशियल लिखना है तो Kp बाई आर स्क्वायर होता है। सारे बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है कि ये वैल्यू Kp बाई आर स्क्वायर होती है। अब अगर मैं ये बोलूं कि जो P cos थीटा है उसको मैं P डैश से लिख दूं, तो अब जो ये डाइपोल का ओरिजिनल डायरेक्शन एक्स एक्सिस में था, जब मैंने कंपोनेंट बनाया तो हमारे Q के अलोंग एक कंपोनेंट मिला P cos थीटा। तो अगर मैं P cos थीटा वाली डायरेक्शन में ही आगे बढ़ूं तो P cos थीटा के लिए, आई मीन टू से P डैश के लिए, Q पॉइंट हमारा एक्सियल पॉइंट बन जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट यानी यहाँ मैं P डैश लिख दूंगा, और क्या चेंज आएगा? फर्क बस इतना हुआ कि जब मैं A पॉइंट पर गया तो K P डैश का वैल्यू हमारा कितना है, P cos थीटा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बन गया। देखिए ये रिलेशन बन के यहाँ पर जितनी जरूरत होगी मैं उतना ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी चीजें बाद में। अब सोचो अगर इसमें मैं P साइन थीटा के लिए जानना चाहूँ, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब हम ट्रांसवर्स पोजीशन पर जाते हैं तो पोटेंशियल वहां पे जीरो आता है, यानी टोटल पोटेंशियल यही आएगा KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। इससे क्या सीखा हमने? नोटिस करो कि थीटा कहाँ से मैंने मेजर किया है, तो थीटा का वैल्यू मैंने लिया है डाइपोल की डायरेक्शन से। यहाँ पे देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके गया तो मुझे थीटा मिला। अब अगर कहीं पे भी डाइपोल होगा तो पोटेंशियल ऐसे निकालोगे। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है तो हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्यू नॉट लिखा। अब मेरी जरूरत क्या है, पहले मैं निकालना चाहता हूँ पोटेंशियल एट बी। अब बी पर आइए। देखिए इस बी वाले पॉइंट को और ये डाइपोल की डायरेक्शन को देखो और अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को देखो, दोनों एक ही चीजें हैं। क्या लिखोगे? के लिखोगे। पी का वैल्यू यहाँ पर कितना होने वाला है, थीटा जो मैंने यूज किया था वो 37 है, तो यहाँ पर लिखोगे के पी कॉस थीटा को हटा के 37 अपॉन में होता है आर स्क्वायर। आर का वैल्यू यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब एक वैल्यू हमेशा याद रखो, मैं अक्सर ये बच्चों को बोलता रहता हूँ कि अगर मैं यहाँ ट्राइंगल बनाऊं तो ये एंगल 37 है और ये एंगल 53 है, ये वैल्यू होता है 4, ये होता है 3 और ये होता है 5। ये सबको याद होना ही चाहिए। अब देखिए के का वैल्यू ऐसे ही रहने दो, कॉस 37 का वैल्यू होगा 4/5, तो 4 यहाँ लिख दीजिए, 5 यहाँ लिख दीजिए। लीजिए ये वैल्यू आपकी बी पॉइंट के पोटेंशियल की निकल के आ गई। अब चलिए मुझे ए का दे दो। ये मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। बताइए, इस प्रॉब्लम को जब मैंने शुरू किया तो अपने बेसिक से ही स्टार्ट किया ना, वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बी का पोटेंशियल ए का पोटेंशियल कैसे मिलेगा, क्या दिया हुआ है, माइंड अपने आप बताएगा कि डाइपोल पड़ा हुआ है तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालो। तो मुझे ये वाली लाइन आनी चाहिए, बस ज्यादा थ्योरी पढ़ने की क्या जरूरत। तो ए पॉइंट पर आइए। अब यहाँ लिखोगे केपी। अब थोड़ा देखो, कॉस थीटा तो आएगा ही आएगा, थीटा कितना लूं? थोड़ा रुक जाना, फिर अपने बेसिक पे लौट के जाओ। थीटा मेजर होता है डाइपोल वाली डायरेक्शन से, जितना भी जाना है जाइए पर चलोगे डाइपोल की डायरेक्शन से ही। तो देखो ये 53 है, ये 37 है, मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ, इन दोनों का सम करूं तो 90। तो मुझे ये पता चल गया कि ये एंगल भी 90 होगा। क्यों? 53 प्लस 37 90, और पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन के लिए होता है 180, तो अंडरस्टूड है कि ये 90 होगा। मुझे लेना है ए पॉइंट का एंगल, मैं चलूंगा डाइपोल की डायरेक्शन से ऐसे ऐसे ऐसे, देखो यहाँ तक आ गया। तो टोटल एंगल यहाँ पर क्या लिखोगे, 90 प्लस 37, राइट। और अपोन में आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। अब ये केपी कॉस 90 प्लस 37 कितना होगा, तो ये आएगा माइनस का साइन 37। साइन का वैल्यू 37 का यहाँ से होगा 3/5, माइनस याद रखना। तो ये आ गया माइनस का केपी, और 3 ऊपर यहाँ पर आएंगे ही, 3/5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 20। तो ये वाली वैल्यू होगी -3 kp/20 आ गई। अब मुझे इसका आंसर निकालना है, तो अपनी इसी इक्वेशन को पकड़ो, और अब ये बच्चों हो गया तुम लोगों का काम। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू रख देना। पोटेंशियल एट बी कितना निकाला हुआ है, ये लिखा हुआ है सामने, 4k/5, यानी 4k/5 माइनस करोगे, यहाँ पर ये देखो माइनस पहले से ही दिया हुआ है, और 4k की वैल्यू ये सामने है, और पोटेंशियल था B/A। तो दोनों की वैल्यू को जब सॉल्व करोगे, एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पे मैंने फाइनल पोटेंशियल बी का है
और इनिशियल पोटेंशियल ये है। अब छोटी सी दिक्कत एक और आएगी, कुछ बच्चे जल्दी में क्या करेंगे, इसको प्लस लिखे, मैं करके ही बता देता हूँ जिससे ज्यादा समझ में आएगा। ये मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, ठीक, ये वैल्यू मेरी माइनस आई, तो जब ये माइनस आई तो मैंने यहाँ पे इसको माइनस के साथ लिखा, देखना, -3 kp/20। अब ये माइनस माइनस किया तो हो गया प्लस, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। पर टेक्निकली आंसर तो हमें आ जाएगा, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 19 kpq0/20, और ये आंसर आएगा प्लस का। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालेंगे, ये मैंने जो वर्क डन निकाल के दिया है, मैं एक बार रिपीट कर दूं, ये मैंने एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकाल के दिया है। कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पे सोचोगे, उसने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया, इसलिए मैंने ये पॉइंट दिया हुआ था। तो इसमें सिर्फ ये करना है कि ये हमारा एक्सटर्नल का हो जाएगा, जब फील्ड का निकालोगे तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देना। गॉट इट माय पॉइंट? मींस जो ये फॉर्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये है एक्सटर्नल वर्जन के लिए, पर क्वेश्चन ने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का बताइए, तो यहाँ पे माइनस लगाना नहीं भूलोगे। अब जैसे इसी टाइप का मैं एक, अब देखिए इसमें बच्चों ये जो प्रॉब्लम नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो, जो पीछे करके आए हो बिल्कुल वही है। इसको पॉज मारो और जल्दी से सॉल्व करो और आंसर निकालो। हो गया ट्राई? देखो, ए चार्ज क्यू इज कैरिड स्लोली, देखिए सबसे पहले यहाँ स्लोली लिखा है, जो प्रॉब्लम हमने पहले किया है बिल्कुल वही है, बस इसको थोड़ा सा अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया है। फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए है, इसमें बल्कि आसान है, 135 डिग्री, यहाँ पे डिग्री नहीं लिखा है, डिग्री लिख लो, टू ए पॉइंट बी आर 45 डिग्री, फॉलोइंग ए पाथ विच इज क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इफ द डाइपोल मोमेंट इज पी, ये देखो डाइपोल यहाँ मस्त आराम से सो रहा है, पी, फाइंड वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है, एक्सटर्नल एजेंट। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जब भी एक्सटर्नल वर्क निकालना है, चार्ज लिखना है, फाइनल पोटेंशियल यानी बी पॉइंट का और इनिशियल पोटेंशियल, उसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन आसान है, क्योंकि यहाँ पर एंगल मेजरमेंट बहुत इजी है। अब बताइए, अगर मैं इसमें बी को निकालना चाहूं तो डायरेक्ट पहले यहाँ पे चार्ज की वैल्यू लिख दो, क्यू लिखो, बी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, अपना फॉर्मूला वही पुराना वाला, के पी कॉस थीटा का वैल्यू कितना है बी पॉइंट के लिए, 45 लिख दो। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर पूरा देख लो, r² लिखोगे, कैपिटल आर। ए पॉइंट पर कितना होगा ये देख लो, फिर वही स्टोरी आ गई, के पी कॉस, और एंगल पूरा दिया है 135 डिवाइड बाई r², लीजिए। तो जो पहले किया था वही अभी आ गया। अब इसको अगर हम जल्दी से सॉल्व करें तो क्या होगा, के का वैल्यू 1/4 पता ही है, क्यूपी को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं 1/4 r² कॉमन आएगा, और दोनों में कॉमन होगा क्यू और पी, अंदर बचेगा 1/45 का वैल्यू होता है 1/√2 साइन, ये cos 135 लिखा हुआ है, यानी cos को 90 से 45 को जब प्लस करोगे तो आ जाएगा, तो ये होगा -1/√2, और इसको सॉल्व कर लेना, तो √2 क्यू पी और डिवाइड बाई 4πε0 r²। चलो, कुछ करना पड़ा, क्योंकि जिन बच्चों ने ट्राई किया था पॉज मार के, उनको बहुत जल्दी से ये समझ में आ गया होगा कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही ये था, ये ज्यादा आसान था उसके कंपैरिजन में। अब अभी जो मैंने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की, हम यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट वाले सेक्शन में इसमें जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ऑसिलेशन के होंगे, फिर मिक्स कॉन्सेप्ट होंगे, यानी 2-3 पार्ट में डाइपोल को हम फिनिश करेंगे। थैंक यू।